हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं इस क्लास प्लस 2 सोशियोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम लेसन 13 फैमिली। फैमिली पे आपके दो ही क्वेश्चन बनते हैं, एक बनता है फंक्शन पे और दूसरा क्वेश्चन बनता है डेफिनेशन पे। बाकी पहले वाले चैप्टर से आपके क्वेश्चन यहाँ लिए गए हैं। टाइम होता है आपका 3 घंटे और 29 क्वेश्चन होते हैं। 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स 6 और 4 मार्क्स के एग्जाम होते हैं। ये पैटर्न है। पासिंग के लिए आप सिर्फ जितने चैप्टर मैं करा रहा हूँ उनमें से सिर्फ 4 मार्क्स के और 2 मार्क्स के क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कीजिए, आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। क्योंकि 6 में कम से कम आपको 2 पेज लिखना पड़ेगा, तो 2 पेज के लिए आपको टर्म्स, डेफिनेशन और जो पैराग्राफ में क्वेश्चन पूछे गए वो आपको याद होने चाहिए अच्छे से, तभी आप लिख सकते हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा जिन्हें पासिंग चाहिए और जिन्हें अच्छे मार्क्स चाहिए उन्हें सब कुछ प्रैक्टिस करना है। जितने का वो भी, अगर बुक्स है तो बुक्स भी पढ़े, डेफिनेशन भी करे आगे, ताकि आंसर अच्छे से लिख सके। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द चेंज इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ फैमिली। 11 में क्वेश्चन आया है 6 मार्क्स में। The function of the family depend on the structure of the family and similarly the nature of the society itself also determines the function of the family। अब जो फैमिली के जो स्ट्रक्चर है वो नेचर की तरह ही है। अब नेचर में आप देख सकते हैं जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, वैसे ही फैमिली भी है। तो फैमिली में चीज़ें कनेक्टेड होती है, डिफरेंट नहीं होता। The function of a family is a primitive society are certain different from those of industrial society। बिल्कुल, जो फैमिली है वो एक प्रिमिटिव सोसाइटी की तरह है। इंडस्ट्रियल सोसाइटी, 2 टाइप्स की सोसाइटी है हमारे वर्ल्ड वाइड में। आप ये वर्ड को समझते हैं तब आपको ये लाइन समझ में आएगा। जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है उसमें महिलाओं की अलग भूमिका है और जो हमारी नॉर्मल सोसाइटी है उसमें अलग भूमिका। आप थोड़ा सा चीज़ों को अच्छे समझते हैं। इंडस्ट्री का मतलब होता है उद्योग। फैक्ट्री में या किसी भी कारखाने में काम करने वाले महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले कम समझा जाता है, शक्ति में भी, मानसिक शारीरिक दोनों शक्तियों में। इसीलिए कई जगहों पे वेतन भी कम दिए जाते हैं। काम पुरुष जितना ही लेते हैं लेकिन वेतन कम देते हैं, क्योंकि ये सोच के अकॉर्डिंग उन्हें एक परसेप्शन बना हुआ है इसीलिए। लेकिन आपकी प्रिमिटिव सोसाइटी में ऐसा नहीं है। सभी काम पुरुष कर सकते हैं और सभी काम महिलाएं करती है। इक्वालिटी, जो राइट टू इक्वालिटी बोलते हैं, वर्क में देखी जाती है वो चीज़ें, थॉट में भी आपको देखने को मिलेगी, वो है प्रिमिटिव सोसाइटी। अब वो कहाँ पे है वो आप थोड़ा सा समझते हैं। वोमेन ऑल्सो वर्क इन द फील्ड एंड बर्न लाइक मैन। बिल्कुल, ये बोला गया यहाँ पे कि जो फील्ड यानी खेतों में जो काम करने वाली महिलाएं हैं और पुरुष है वो इक्वल माने जाते हैं, क्योंकि खेती महिलाएं भी करती हैं और पुरुष भी करते हैं। तो इस सोसाइटी में के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये प्रिमिटिव सोसाइटी है। और इंडस्ट्रियल सोसाइटी में बता चुका हूँ उसमें मेल को अधिकतर सहूलियत दी जाती है और उन्हें ज़्यादा समझा जाता है। द रोल ऑफ मेन आर परफॉर्म्ड बाई वोमेन एंड द रोल ऑफ वोमेन बाई मेन। बिल्कुल, यही बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि खेती सिर्फ पुरुष कर सकते हैं, महिलाएं भी करती हैं और पुरुष भी करते हैं। तो ये है प्रिमिटिव सोसाइटी। इंडस्ट्री में नहीं है, चीज़ें फिक्स है कि ये मशीन मेल ही चलाएगा, फीमेल चलाएगी ही नहीं। तो आज भी कई सारी इंडस्ट्रियल सिस्टम में ऐसा फिक्स किया गया है कि जहाँ पे महिलाओं और पुरुषों की भूमिका डिफरेंट है। ऐसी फैमिली भी है, तो हम इसे बोलते हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटी की फैमिली और एक प्रिमिटिव सोसाइटी की फैमिली। तो एक चीज़ और है कि यहाँ पे कि हम यहाँ पे फैमिली की बात कर रहे थे, यहाँ पे वुमेन और मेन डिफरेंस या फिर इक्वालिटी की हमने स्टेटमेंट दी है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया था स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ फैमिली। फंक्शन ऑफ फैमिली होता है इक्वल वर्क, इक्वल रिस्पेक्ट एंड इक्वल बैलेंस इन सोसाइटी। बैलेंस बनाना है फैमिली को सोसाइटी के अकॉर्डिंग। तो यही बताया गया है कि हमारी 2 टाइप्स की सोसाइटी है जहाँ पे चीज़ें बैलेंस भी है और दूसरी सोसाइटी में बैलेंस नहीं है। तो ये 2 सोसाइटी की हमने एग्जाम्पल लेकर एक्सप्लेन किया है। तो फंक्शन को हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमसे पूछा जाए फंक्शन ऑफ पीएम, तो जो इंडिया के पीएम हैं उनके कुछ फंक्शन लिखेंगे और कुछ जो वर्ल्ड में और बड़ी कंट्रीज हैं या जो वेल एस्टेब्लिश कंट्रीज हैं उनके पीएम के हम एग्जाम्पल लेंगे
और उनके फंक्शन लिखेंगे और कंपेयर करके बताएंगे कि वर्ल्ड वाइड पीएम जो होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं, कैसे उनकी स्टेटस है, कैसे वो अपने लाइफस्टाइल, वर्किंग, पॉलिसीज इन सब पे काम करते हैं और उनके एक कंट्री रिलेशंस कैसे हैं। तो हम कंपेयर करके ही हम फंक्शन को बता सकते हैं। एक मेथड डायरेक्ट बता सकते हैं जो हमसे पूछा गया है। अगर इंडियन पीएम का पूछा गया तो इंडियन बताएंगे, वेस्टर्न पूछा गया तो वेस्टर्न बताएंगे। लेकिन यहाँ पे फैमिली की फंक्शन दी गई थी, हमें कोई फिक्स एरिया नहीं था, इसीलिए मैंने यहाँ कंपेयर बेस पे आंसर लिखा है। आप सभी को समझ आ गया होगा। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ कल्चर फैक्टर्स इन ब्रिंग अबाउट सोशल चेंजेस। जो आपके संस्कृति कारकों की सामाजिक परिवर्तन लाने में भूमिका की व्याख्या कीजिए। सोसाइटी में जितने भी चेंजेस आते हैं वो ऐसे चेंजेस नहीं आते, वो फैक्टर्स होते हैं। तो फैक्टर 3-4 चीज़ों पे बेस्ड होते हैं। पहला होता है रीति रिवाज, नंबर 1 पे मैंने उसे रखा है क्योंकि आपके इंडिया में जितने भी काम होते हैं वो सब किसी न किसी ग्रंथ से लिंक है और उस ग्रंथ में रीति रिवाज यानी नियम कानून बनाए गए हैं, उसी के अकॉर्डिंग होता है। जिसमें मैरिज हो गया, आपके बच्चे के जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो प्रक्रिया वो उसमें फिक्स है। तो ये एक प्रकार का सोशल कल्चर है और ये कल्चर समय के साथ चेंज हुआ है क्योंकि हमने वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट किया है, उसको अपने कल्चर में मिक्स किया, इसलिए सारी चेंजेस आई है। लेकिन हमसे यहाँ पे ये चेंजेस नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया समाज में क्या चेंजेस आते हैं, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। कल्चर चेंजेस तो समझ आ चुका होगा, बाकी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखते हैं कि हमने आंसर लिखना कैसे है। कल्चर इज द डोमेन ऑफ वैल्यूज, स्टाइल, इमोशन, अटैचमेंट एंड इंटेलिजेंट मूवमेंट, इंटेलेक्चुअल मूवमेंट। These value, स्टाइल एंड आइडियाज इन्फ्लुएंस सोशल चेंजेस। बिल्कुल, जो कल्चर है वो 3-4 चीज़ों पे बेस्ड होता है, स्टाइल, इमोशन, अटैचमेंट और इंटेलेक्चुअल मूवमेंट। जो आपकी गतिविधियां हैं, यानी कि अगर हम किसी भी फंक्शन की बात कर ले जैसे मैरिज, तो मैरिज में एक स्टाइल दिखेगा। स्टाइल मीन्स ड्रेसअप, खान पान, उसके बाद जो विधि की प्रक्रिया। इमोशंस तब दिखते हैं आपको जब जो फंक्शन में इमोशंस ही है कि इतने सारे लोग अटैच्ड होकर आए हैं उस फंक्शन को अटेंड करने, तो ये इमोशनल अटैचमेंट है। अगर अटैचमेंट ही ना हो तो यही बोलेंगे क्या मतलब है मुझे उसके फंक्शन से नहीं जाना है, तो इसे बोलते हैं इमोशनल अटैचमेंट। स्टाइल, वैल्यूज, स्टाइल इसलिए यहाँ पे ऐड किया गया है क्योंकि हर एक कम्युनिटी में, हर एक कास्ट में, हर एक रिलीजियस में एक ड्रेसअप सेंस और खान पान की प्रक्रिया है, तो वो एक प्रकार का स्टाइल ही होगा अगर हम वर्डिंग में प्रेजेंट करें तो ये सब जो है आइडियाज इन्फ्लुएंस सोशल चेंजेस। तो यही आइडियाज सोशल चेंज को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब एक के पास वो नहीं है, दूसरे के पास है, तो वो इन्फ्लुएंस ही होंगे। अब हिंदू में मैरिज सिस्टम अलग है, मुस्लिम में अलग है, सिख में अलग है, तो हर एक रिलीजियस में जो मैरिज सिस्टम है वो डिफरेंट है, तो एक दूसरे से वो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। तो कुछ कॉपी भी करते हैं और कुछ सिर्फ इन्फ्लुएंस्ड होते हैं कि हाँ ये बेटर है, क्यों? क्योंकि उनके पास वो नहीं है, तो जिसके पास जिसकी कमी होती है वो इन्फ्लुएंस्ड ही होता है सामने से। वैल्यूज हियर रेफर टू द गोल दैट अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव टू अचीव्ड। बिल्कुल, ये वैल्यू ही रेफर करता है हमें अगले गोल को अचीव करने में, चाहे वो फंक्शन किसी भी, वो हमारा किसी भी प्रकार का अचीव हो। जैसे कल्चरल अचीवमेंट चाहिए हमें, तो हम अपने फंक्शंस को करेंगे। उसके बाद अगर हमें उस कल्चर में कमी लगेगा तो उसे ठीक करेंगे, जहाँ से वो कमी ठीक हो गई उसे अडॉप्ट करेंगे। अब कोई भी गोल है वो किस पे बेस्ड होता है? इंस्टीट्यूशंस, यानी आपके शिक्षा, ज्ञान, इन सब पर बेस्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, द गोल ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ हिंदू मैरिज आर धर्मा, पैलेंस, प्राजोत्पत्ति एंड रीति। यहाँ रीति रिवाज आप सीधा लिख सकते हैं, हिंदी वाला ही, बस वर्डिंग इंग्लिश लिखना है, रीति एंड रिवाज या रीति। इन मॉडर्न टाइम्स विद द डिक्लाइन इन इम्पोर्टेंस ऑफ रिलीजन एंड द एम्फेसिस ऑफ फैमिली प्लानिंग। बिल्कुल, आज के टाइम एक ही चीज यहाँ पे प्रेजेंट आप कर सकते हैं कि जो बचा कुचा है आवर कल्चर, वो सिर्फ हमें मैरिज में देखने को मिलता है। वैसे तो इंडियन कल्चर ने एक प्रथा या एक नियम ऐसे बनाई, रीति रिवाज बनाया है कि बच्चे के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक की पूरी प्रक्रिया बनाई गई है। लेकिन अब सिर्फ आज के टाइम एक फंक्शन हम देखते हैं, वो है मैरिज का। बस यही हमारा एक लास्ट गोल बचा हुआ है कल्चर में।
The changes in the value has destabilized the institution of marriage. This leads to great family distinction in ancient family. The father had, अब यहाँ पे थोड़ा सा दिया गया है, वैल्यूएबल थॉट दिए गए हैं यहाँ से, इन एंसेंट फैमिली। अब प्राचीन फैमिली की आज के फैमिली से अगर हम कंपेयर करें तो कंपेयर ही इम्पॉसिबल है। जैसे अब कर सकते हैं कि सचिन क्रिकेटर है, अगर आज के हम खिलाड़ियों से उसका कंपेयर करें सचिन तेंदुलकर का, तो सचिन तेंदुलकर जो है सचिन की कंपैरिजन नहीं हो सकती है क्योंकि वो ग्रेट है। इसी तरह जो हमारी प्राचीन फैमिली थी और जो आज की फैमिली वो कंपेयर नहीं हो सकती क्योंकि वो हमारी फैमिली ग्रेट थी, जहाँ पे चीज़ें रिस्पेक्ट, एटिकेट्स, मैनर्स, बिहेवियर, कल्चर इन सब पे बेस्ड था। आज इन सब पे चीज़ें बेस्ड नहीं है। आज टाइम मॉडर्न टाइम है जिसमें हर चीज़ में एक चीज़ को इम्पोर्टेंस दी गई है, मनी एंड ऑन लाइफ, यानी हमारी अपनी ज़िंदगी। तो आप खुद ही अपने आप को सोसाइटी से अलग मानते हो तो फिर सोसाइटी आपको कैसे कोऑपरेट करेगी, कैसे आप सोसाइटी को डेवलप करोगे। अगर आप कुछ बन भी जाते हो तो भी कमी रह जाएगा क्योंकि अपने आप को मॉडर्न बोलकर खुद ही सोसाइटी को अलग कर दिया। मॉडर्न का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ आपका, आप दुनिया में अकेले तो हो नहीं। यहाँ पे यही चीज़ प्रेजेंट की गई कि जो फैमिली थी एंशिएंट फैमिली, ग्रेट रिस्पेक्ट थी, सभी फैमिली एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे। अल्टीमेट ड्यूटी थी, ड्यूटी ये थी कि एक आवाज में बोला गया, बड़ों ने काम बोला है तो काम होना चाहिए। आज हम उसी पे क्वेश्चन कर देते हैं, आर्गुमेंट कर देते हैं। अब ये कह सकते हैं कि अगर हमारे बड़ों ने ये एक काम बोला हुआ है, 10 काम बोला है तो एक काम गलत हो सकता है, 9 तो सही है ना। तो 9 पे हमें अप्रिसिएशन करना चाहिए और आज्ञा माननी चाहिए। तो वो चीज़ टूट चुका है। तो इसलिए जो फैमिली की इंपॉर्टेंस है वो चेंजेस आए। हमसे पूछा गया था सोशल चेंजेस क्या क्या है, तो सबसे पहले हमने बोला है कल्चरल स्टाइल्स जो है वो है क्या। देन हमने बताया कि कल्चर बेस्ड किस पे। उसके बाद बोला है कि जो मॉडर्न टाइम में है वो सिर्फ एक चीज़ बचा है, मैरिज सिस्टम। लास्ट में हमने बताया सोशल इफेक्ट। सोशल इफेक्ट ये हुआ है कि जो फैमिली में रिलेशंस थे वो ब्रेक हो चुके हैं, टूट चुके हैं। क्यों? क्योंकि आज्ञाकारी नहीं है, ग्रेट रिस्पेक्ट नहीं है। तो इन सब के कारण, और तीसरा इंपॉर्टेंस आप लिख सकते हैं जनरेशन गैप, इसके कारण चीज़ें सबसे ज़्यादा ब्रेक हुई है। तो सोशल चेंजेस आए हैं फैमिली वाइज, इंडिविजुअल फैमिली वाइज, तो चेंजेस काफ़ी आए हैं। बट इतना ही लिखना है, इतने से ही आपको मार्क्स मिल जाएगा। क्वेश्चन 3, एक्सप्लेन द मेन चेंजेस टू नेशनल इंटीग्रेशन। टॉपिक काफ़ी बड़ा है, अगर आप इसमें अगर लिखे भी तो एक बुक, यानी कि अगर हम 200 पेज चाहे तो भी लिख सकते हैं आसानी से। इतना बड़ा ये टॉपिक है नेशनल इंटीग्रेशन, जिसमें सारे पर्सपेक्टिव आएंगे, सोशल, इको, पॉलिटिकल एंड ज्योग्राफिकल, और सोशोलॉजी तो आएगा ही आएगा। तो हर टॉपिक पे अगर आप थोड़ा थोड़ा भी लिखेंगे ना तो 300 पेज आराम से जाएगा। तो इतने बड़े टॉपिक को आपको 6 मार्क्स में लिखना है। तो आपको ऐसे वर्ड्स यूज़ करने हैं, ऐसे स्टेटमेंट यूज़ करने हैं जिससे आपको अच्छा और इम्प्रेसिव लाइन मिलेगा और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। 6 है तो 4 या 5 कोई भी एग्जाम रख दे। मैं सभी स्टूडेंट से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब आप पेपर पढ़ते हैं ना तो सबसे पहले उन क्वेश्चन को टारगेट कीजिए जो आपने सुना है पहले और जिसमें आप थोड़ा बहुत बेस्ट कर सकते हैं, और पूरे पेपर में कोशिश कीजिए कटिंग ना के बराबर हो। कटिंग देखकर एग्जामिनर को बैड मैसेज, यानी ऐसा मैसेज आता है कि एग्जामिनर को लगता है स्टूडेंट को तो कुछ आता ही नहीं है तभी इतनी सारी कटिंग है। तो कोशिश किया कीजिए कटिंग ना हो। तो ऐसे स्टेटमेंट लिखिए जिसमें कटिंग ना के बराबर करना पड़े। बाकी मैं यही सजेस्ट करूँगा आपको 4 और 2 नंबर की क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, जितने चैप्टर मैंने कहे उनमें से स्पेशली, ताकि आपकी पासिंग कंफर्म हो जाए। बेस्ट अगर आप सोच रहे हैं तो ऐसा मत कीजिए कि बेस्ट के चक्कर में आपका गुड भी ना हो, एटलीस्ट गुड हो, तब हम नेक्स्ट टाइम बेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन समझा दिया। नेशनल इंटीग्रेशन टॉपिक से थोड़ा सा देखते हैं। नेशनल इंटीग्रेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग यूनिटी अमंग पीपल ऑफ डिफरेंट religions in the form of Indian single identity, unit of the people. It is the one and only way to remove inequality and other social issue like diversity, racial discrimination, etc. as well as strength soldier। अब यहाँ पे दिया गया है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है एंड वीकनेस क्या है। वीकनेस में दिया गया डाइवर्सिटी, यही वीकनेस है। डिस्क्रिमिनेशन ये वीकनेस है। इनइक्वालिटी ये वीकनेस है।
और स्ट्रेंथ है हमारी सोल्जर एंड यूनिटी। तो यही दो चीज़ हमारी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है। हमसे पूछा है मुख्य चुनौती क्या, अभी हमने चुनौती नहीं बताए हैं, चैलेंजेस बताया ही नहीं है, अभी सिर्फ हम थोड़ा सा स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पे बात किए और जो आपका यूनिटी होता क्या है वो हमने बताया, थोड़ा सा इतना ही किया है कि डिफरेंट रिलीजियस इन द फॉर्म ऑफ इंडियन सिंगल आइडेंटिटी यूनिट ऑफ द पीपल, बिल्कुल यूनिट होकर कहते हैं अलग अलग रिलीजियस के बावजूद, बाकी हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। इंडिया इज अ मल्टी कास्ट एंड मल्टी लीगल कंट्री where people of different castes live and speak from languages। अब यहाँ पे यही लाइन रिप्रेजेंट हो गया है, अलग अलग कास्ट है, अब अलग अलग जाति धर्म, उसके बाद लैंग्वेजेस कितने प्रकार के हैं इंडिया में, सिर्फ 21 भाषा को तो इंडिया में मान्यता मिली है संविधान से, जिसमें आप कोई भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। इवन यूपीएससी का भी इन्वॉल्व है उसमें कि कई सारे एस्पिरेंट ने उसमें आपके मलयालम में, उर्दू में, संस्कृत तक में एग्ज़ाम दिए हैं। तो ये एग्जाम्पल है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें जितने अधिकार देता है हम उसको सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं, और ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार भी है कि हम भारत में तो भारत के संविधान के अनुसार चल सकते हैं और उन अधिकारों के द्वारा हम लाइफ जी भी सकते हैं आसानी से। तो इसीलिए हमें जितने लैंग्वेजेस सब्जेक्ट में अवेलेबल है वो तो है ही, उसके अलावा भी इंडिया में बहुत लैंग्वेज है। इंडिया में लैंग्वेज तो ऐसे आप कह सकते हैं कि एक स्टेट में कम से कम 20 से 25 लैंग्वेज है, हर एक थोड़ी दूर जाने का लैंग्वेज में चेंजेस दिखेगा थोड़ा बहुत, तो इतने सारे तो हैं ही। तो इसीलिए बोला गया यहाँ पे डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा, विविधता। दे फॉलो देयर ऑन कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस विच आर अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन। बिल्कुल हम कई सारी थॉट्स को, रिलीजियस को कस्टम भी कर चुके हैं, कस्टम यानी थोड़े बहुत चेंजेस अपने हिसाब से। इंडिया देयर इज नॉट ओनली डाइवर्सिटी अमंग पीपल ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड, कलर एंड कल्चर्स, बट ऑल्सो डाइवर्सिटी ऑफ थिंक विच इज अ बिग इशू ऑफ अनफेयर डेवलपमेंट इन इंडिया। अब यहाँ पे सबसे बड़ा इशू यही बोला गया कि डेवलपमेंट, इंडिया के डेवलपमेंट में यही आता है कि रंग भेद, कल्चर, धर्म, जाति, इन सब के आधार पर जो थिंकिंग है वो सही नहीं है, वही हमारा सबसे बड़ा इशू है डेवलपमेंट में। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, दो अलग अलग केसेस मैंने यहाँ पे शो किए। पहला जब पार्टीशन हुआ तब आपको पता है कि कितने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए थे। इंडिया एंड पाक का जब डिवीज़न हुआ तब आपने देखा था, ये 1992 बाबरी मस्जिद यूपी की बात है, तो इसकी भी दिखाई गई कि इसमें भी क्या क्या हुआ है। तो बाबरी मस्जिद के टाइम भी बहुत राइट हुआ था। तो ये दो अलग अलग केस यहाँ पे प्रेजेंट किए हैं, जहाँ पे आप एज इट इज लिख सकते हैं जो बोले गए थे चैलेंजेस। तो चैलेंजेस, सबसे बड़ा चैलेंजेस है रिलीजियस, कास्ट, कलर, इन सब के बेसिस पे चैलेंजेस आज भी है। द बाबरी ऑफ अनटचेबिलिटी, उसके बाद भी बैरियर लिखा गया यहाँ पे, बाबरी नहीं, बाबरी यहाँ पे लिखा गया था, मस्जिद का केस है। द बैरियर ऑफ अनटचेबिलिटी, बिल्कुल आपने छुआछूत जो छूने की प्रथा है कि छू दिए तो अशुद्ध हो जाएंगे, ये प्रथा आज की नहीं है, सदियों पुरानी है। तो ये आज भी इंडिया में लैंग्वेज बैरियर लगे हुए हैं, स्टेटस बैरियर लगे हुए हैं, एंड अदर सोशल बैरियर आर होल्डिंग अस बैक। बिल्कुल ये सब पकड़ के रखा है हमें। तो हमारा डेवलपमेंट किया होगा, इंडिया की यूनिटी में सबसे बड़ा बाधा है, बिगेस्ट चैलेंजेस आज भी है। आज भी अगर आप इंडिया के गाँव में विजिट करेंगे ना, तो ये जितनी प्रॉब्लम्स यहाँ पे आपको लिखी थी मिल रहा है वो आपको प्रैक्टिकल दिखेगा। लैंग्वेज की प्रॉब्लम दिखेगा, कई जगह तो फिक्स है कि यहाँ पे यही भाषा बोलना है, नहीं तो आपकी कोई नहीं सुनेगा, आप यहाँ से चले जाओ, ये बोलेंगे सीधा। छुआछूत का है, छोटी जाति बड़ी जाति की प्रथा आज भी शो करती है रिलीजियस बेसिस पर, ये आज भी वैसी ही है। 1% भी उसमें चेंजेस नहीं दिखा है गाँव में, स्पेशली सिटी में चेंजेस है, क्योंकि सिटी में जागरूकता है, मॉडर्निटी आ रही है धीरे धीरे। तो यहाँ पे चेंजेस आपको आसानी से देखने को मिलेगी। गांव में आज भी ये सब एज इट इज है कई जगहों पे। वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशंस हैव बीन प्लान्ड एंड इम्प्लीमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बीइंग आर्टिफिशियल यूनिट्स इन डाइवर्सिटी। बिल्कुल इंडिया ने बहुत सारे प्लान किए हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने, और उस प्लान के कारण ही हमें सोसाइटी में इतने चेंजेस थे। नहीं तो पहले ऐसा था
कि उस गली से जाना भी नहीं है, ये वाली स्थिति थी। आज स्थिति में ये चेंजेस दिख रहे हैं, बट इट इज़ ओनली ह्यूमन माइंड दैट कैन बी ब्रिंग यूनिट, नेचुरल यूनिट इन डाइवर्सिटी अमंग पीपल। बिल्कुल, अब जो ये डाइवर्सिटी आप देख रहे हैं, ये सब ह्यूमन माइंड से ही विकसित हुआ है। जो मानव मस्तिष्क है, दिमाग है, उसी से जो विकास हुआ है उसका सोच का, और ये सारा खेल सोच का ही है। ऑल द सोशल इशू अराइजिंग हेयर आर ड्यू टू लैक ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। बिल्कुल, अब नेशनल इंटीग्रेशन की कमी है, इसलिए ये सारे सोशल इशू अराइजिंग हुए यानी विकसित हुए। अगर नेशनल इंटीग्रेशन नहीं हो, नेशनल इंटीग्रेशन की लैकनेस नहीं होती तो प्रॉब्लम नहीं होता। अब हम बोलते हैं एक है, हम सिर्फ बोलते हैं, एक होकर जीते नहीं हैं। अगर एक होकर जिएंगे तो ये लैक ऑफ जो नेशनल इंटीग्रेशन है ये कम हो जाएगा और शायद फ्यूचर में खत्म हो जाए, समाप्ति हो जाए इसकी। वी ऑल शुड अंडरस्टैंड द नीड एंड नेसेसिटी, रियल मीनिंग एंड पर्पस ऑफ दिस नेशनल इंटीग्रेशन। वी शुड equal follow all the rules and regulation by the government of India for the ultimate development of our country। बिल्कुल, इंडियन गवर्नमेंट फॉलो कर रही है कई सारी रूल रेगुलेशन को, ताकि अल्टीमेट डेवलपमेंट हो सके, इंडिया का हो सके और हमारी कंट्री जो है विकसित हो सके। बिल्कुल, काफ़ी अच्छा काम कर रही है इंडियन गवर्नमेंट, और कई सारे रूल्स आते रहते हैं हमेशा से इक्वालिटी के लिए। अब इसका एक दो एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। त्योहारों पे हर त्यौहार को इक्वल सम्मान दिया जाता है, तभी अगर सम्मान पीएम देंगे या फिर प्रेसिडेंट देते हैं, या फिर अगर जो पार्टी सत्ता में होगी उन्हीं का कोई मेंबर प्रेजेंट करता है इसको रिलीजियस फेस्टिवल को, ताकि किसी भी सिटीजन को या किसी भी कास्ट के, किसी भी रिलीजियस के व्यक्ति को ये ना लगे कि गवर्नमेंट उनसे इनइक्वालिटी जैसा बर्ताव करेगी, इक्वल बर्ताव करेगी, ताकि एक सोच को एटलीस्ट चेंज किया जाए। फिर धीरे धीरे कास्ट में कई सारी आपको आरक्षण दी गई है ताकि वहाँ से इक्वालिटी लाए। अब कुछ चीज़ें थॉट बेसिस पर है तो उसे तुरंत चेंज नहीं किए जाते, पर चेंजेस किए जा रहे हैं, तभी हमें इतने सारे चेंजेस देखने को आज मिल गए। नहीं तो अगर हम बात करें बाबा साहब की, तो बाबा साहब के टाइम ये सब बिल्कुल नहीं था। इनइक्वालिटी साफ साफ दिख रही थी हर कोने में भारत के। आज वो चीज़ें ना के बराबर है। तो उम्मीद है आपको ये सारी जो क्वेश्चन है वो समझ आया होगा। सभी जो अधिकतर क्वेश्चन थे वो लेंथी ही थे, तो इसमें आप मैं यही कहूँगा कि पूरा याद नहीं होता है तो कोई बात नहीं, एक या दो पैरा याद करके रखिए, ताकि एग्जाम में ऐसा कोई भी टॉपिक है तो आपने लिख के आना है। कोशिश कीजिए कोई भी आंसर जो है वो आपसे मिस ना हो, सभी आंसर आपने लिख के आने हैं, सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जो चैनल पर नए विद्यार्थी हैं सब्सक्राइब कीजिए ताकि चैनल को सपोर्ट मिले, और जो विद्यार्थी प्रैक्टिस या रिवीजन के लिए सोचते हैं कि हमें अच्छी रिवीजन नहीं मिलती तो उन्हें अच्छे कंटेंट मिले। तो अगर चैनल को सपोर्ट होगा तो सर्चिंग में चैनल आएगा और आप सबकी हेल्प हो सकेगी। एक आपके सब्सक्राइब से और लाइक से इतने सारे विद्यार्थियों की हेल्प होगी। तो हेल्पिंग के आप पात्र बनिए, ना कि ऐसे ही अपने फ्रेंड्स है तो आप उनकी भी हेल्प कीजिए ताकि वो भी आपके साथ पास हो सकें। और NIOS की जो धारणाएं बनी हुई हैं कि विद्यार्थी फेल होते हैं, ये धारणा बदल सके। और कमेंट करके जो विद्यार्थी बताते हैं वीडियोस के लिए धन्यवाद सभी को, और जो क्वेश्चन पूछते हैं उनको भी धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।